यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। निखिल अपने केबिन में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। अचानक सोचते हुए उसे कुछ याद आया और उसने अपने टेबल की सबसे नीचे वाली ड्रॉर खोली। उस ड्रॉर में ज्यादा सामान नहीं था, केवल कुछ विजिटिंग कार्ड्स पड़े हुए थे। उसने थोड़ा झुककर अपना हाथ उस ड्रॉर के अंदर तर डाला तो उसकी आंखें जैसे चमकने लगीं। शायद उसे वह मिल गया था जो वो ढूंढ रहा था। उसने वहां से एक छोटी सी चाबी निकाली और उस चाबी को लेकर उसने अपने टेबल में बनी हुई एक छोटी सी ड्रॉर को खोला। ड्रॉर को खोलते ही उसके अंदर से एक स्केच निकला। ये एक लड़की का स्केच था। लड़की जिसकी उम्र करीब 20 साल लग रही थी। खुले हुए बाल, बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत होंठ और एक लंबी सी नाक, तीखे नैन, नक्श वाली ये लड़की पेंसिल से बने इस स्केच में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके होंठों पर हंसी थी जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। निखिल ने उस स्केच पर हाथ फेरा और उससे बातें करते हुए बोला, पता नहीं कहाँ हो तुम, मैं नहीं जानता कौन हो तुम और कहाँ से आई थी और कहाँ गायब हो गई हो। ये सब सोचते हुए वह अपनी ही दुनिया में जैसे खो सा गया। 3-4 साल पहले निखिल समंदर किनारे अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी उसके कानों में हंसी की आवाज गूंजी। किसी से भी ज्यादा बात न करने वाले निखिल को न जाने क्यों उस हंसी की मिठास बहुत पसंद आई। उसने मन ही मन उस हंसने वाले इंसान को देखना चाहा। उसने जैसे ही पलटकर उस तरफ देखा, उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने थोड़ा सा निराश होकर अपना ध्यान उससे हटाया और फिर से वो सामने फैले उस समुद्र को देखने लगा। वह इस समय कॉलेज ट्रिप पर घूमने के लिए आया था। वो अपने कॉलेज के सभी दोस्तों के साथ वहां बैठा एंजॉय कर रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसके दिमाग से वह हंसी की आवाज जा ही नहीं रही थी। उसने अपने दिमाग को शांत रखने की काफी कोशिश की, लेकिन वह अपने दिमाग को शांत नहीं रख पा रहा था। वो ऐसे ही सोच में काफी देर तक बैठा रहा कि तभी एक बार फिर से उसके कानों में वो आवाज गूंजी। इस बार उसने एकदम से उस आवाज की दिशा में देखा। उस तरफ एक लड़की जिसके काले घने बाल कमर तक लहरा रहे थे, वह अपनी सहेलियों के साथ भागी जा रही थी। इस बार भी निखिल उसे सिर्फ पीछे से देख पा रहा था। लड़की ने घुटनों तक की येलो स्कर्ट के साथ व्हाइट शॉर्ट टॉप पहन रखा था। उसे देखकर न जाने क्यों निखिल का उसका चेहरा देखने का मन करने लगा। वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस लड़की की तरफ दौड़ा, लेकिन फिर से एक बार वही हुआ। वो लड़की उसकी आंखों से एक बार फिर से ओझल हो गई। निखिल इस बार निराश हो गया। उसने अपनी निराशा में गर्दन झुका ली और उल्टे पांव वहां से जाने लगा कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी को देखा। उसने अपनी गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा तो वही लड़की अपने दोस्तों के साथ पानी में खेल रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर आकर उसके चेहरे को ढक रहे थे। निखिल वहां पर बस खड़ा रहा, बिना कुछ कहे, बिना वहां से आगे गए। वहीं पर खड़ा उसके चेहरे से उसके बालों के हटने का इंतजार करने लगा। तभी उस लड़की ने अपने गीले बालों को पीछे की तरफ झटका। निखिल की नजर जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, वो उसमें ही गुम हो गया। उसे इस बात का भी होश नहीं रहा कि वह कितनी देर से उस लड़की को देखे जा रहा है। वो उसकी खूबसूरती को अपनी आंखों में समाने की कोशिश कर रहा था। बहुत देर तक ऐसे ही उसे देखने के बाद निखिल होश में तब आया जब उसके कंधे पर उसके दोस्त ने हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ भाई, कहाँ गुम है तू? तभी दूसरे दोस्त ने भी उसके कंधे में हाथ डालकर कहा, इतनी देर से हम तुझे ढूंढे जा रहे हैं बे, साले कहाँ मर गया था? अपने दोस्तों की आवाज सुनकर निखिल का ध्यान टूटा और उसने अपने दोस्त को एक नजर देखकर फिर से अपनी नजरें उस लड़की की तरफ करनी चाही, लेकिन उसे तो इस बात का होश भी नहीं था कि कब की वो लड़की उसकी आंखों से ओझल हो गई। वह पहला और आखिरी दिन था तुम्हें देखने का। ये कहते हुए निखिल वर्तमान में लौट आया। उस स्केच को देखते हुए वह अपने आप से ही बातें करते हुए बोला, न जाने क्यों तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी वो हंसी मुझे आज भी रातों को सोने नहीं देती। 3 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बाद भी तुम मुझे आज तक नहीं मिली। उस दिन के बाद कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, गोवा के हर एक एयरपोर्ट और हर बस स्टॉप पर, यहां तक कि वहां से आने जाने वाले लोगों से भी तुम्हारा पता पूछा, लेकिन तुम जैसे गायब ही हो गई। न जाने तुम कहां से आई और कहां गायब हो गई। इतना सोचते हुए निखिल उस स्केच पर हाथ फेर रहा था। उसने उस स्केच से बातें करते हुए ही कहा, तुम्हारा नाम भी नहीं जानता मैं, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारा आज भी इंतजार है और मुझे यकीन है कि मेरा इंतजार जल्दी ही पूरा होगा। इतना कहकर उसने उस स्केच को अपने होठों से छू लिया। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आई। उसने अपने हाथ में लिया हुआ स्केच वापस से उसी जगह पर बंद कर दिया
और चाबी पहले की ही तरह रख दी। वो अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ चला गया। उसने अपने केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो वहां पर अंकित और शालिनी आपस में बात कर रहे थे, या यूं कहें कि बहस कर रहे थे, और वहीं उनके पास एक लड़की खड़ी हुई थी। निखिल ने उस लड़की पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह उससे पीठ घुमाकर खड़ी थी, जिस वजह से निखिल को उसका चेहरा नजर भी नहीं आया। लेकिन न जाने क्यों निखिल ने आगे बढ़कर उस लड़की को देखने की कोशिश की, और जैसे ही उसकी नजर उस लड़की के चेहरे पर गई, वह हैरान रह गया था। कुछ समय के लिए अपनी जगह पर जैसे जम सा गया। उसकी आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। जिस लड़की को वो पिछले 3 साल से भी ज्यादा से ढूंढ रहा था, वो आज उसके सामने उसी के ऑफिस में खड़ी थी। उसकी आंखें उसे देखते ही बड़ी बड़ी हो गईं। वह थोड़ी देर तक वहीं खड़ा उस लड़की को देखता रहा। तभी उसके कानों में अंकित और शालिनी की आवाज पड़ी। वह दोनों बहस रहे थे। अंकित ने शालिनी से कहा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो सीईओ से उसकी कंप्लेंट कर देगा, लेकिन उसके बाद भी शालिनी उससे बहस करने में बिजी थी। वो आरोही के बारे में उल्टा बोलते हुए उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। निखिल ने शालिनी को अंकित से बहस करता देखकर अपनी ठंडी आवाज में कहा, अपना सामान पैक करो और दफा हो जाओ इस ऑफिस से। यह सुनकर अंकित, आरोही और शालिनी तीनों ने एक साथ निखिल की तरफ देखा। अंकित थोड़ा आगे आया और कुछ बोलने की कोशिश करने ही लगा था कि तभी निखिल ने दोबारा कहा, मैंने कहा दफा हो जाओ यहां से। शालिनी को लगा कि निखिल यह बात आरोही से कह रहा है। वह मन ही मन बहुत खुश हुई और बड़े ही घमंड के साथ आरोही की तरफ आंखें तरेरते हुए बोली, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? बॉस ने क्या कहा? निकल जाओ इस कंपनी से, गेट लॉस्ट। ये सुनते ही आरोही की आंखें अचानक से थोड़ी बड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि कंपनी के पहले ही दिन आते ही उसे कंपनी से ऐसे बेइज्जत करके भगा दिया जाएगा, और वो भी तब जब उसने कोई गलती की ही नहीं थी। उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही थीं। तभी दोबारा निखिल की आवाज आई, मिस शालिनी, मैं यह बात आपसे कह रहा हूं। अपना बोरिया बिस्तर समेटकर आप दफा हो जाइए यहां से, या आप कहें तो मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद करूं। इतना कहकर निखिल ने एक नजर अंकित को देखकर कहा, अंकित, इनके नाम से एक रेजिग्नेशन लेटर तैयार करवाओ। इन्हें अगले 3 महीने की सैलरी दो, और अगर यह रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करने से मना करें तो मुझे बता देना। फिर मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि इन्हें कैसे यहां से बाहर भेजना है। उसके बाद ये इस कंपनी से ऐसे बाहर जाएंगी कि दिल्ली की किसी भी कंपनी में काम के लायक नहीं रहेंगी। जो हंसी अभी तक शालिनी के चेहरे पर थी, अचानक से गायब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जो निखिल ने उससे इतनी बातें कह दी। वह इस कंपनी में काफी लंबे समय से काम कर रही थी, लेकिन अब अचानक उसे ऐसे इस कंपनी से बाहर भेजा जाएगा। उसने यह बात कभी सपने में भी नहीं सोची थी। निखिल की धमकी सुनते ही उसकी आंखों में गुस्सा और नमी एक साथ नजर आने लगी। उसने आरोही को घूर कर ऐसे देखा जैसे यह सब कुछ जो भी हुआ है वो सब आरोही ने उसके साथ करवाया हो। शालिनी ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, सर ये क्या कह रहे हैं आप मुझे ऐसे कंपनी से निकाल रहे हैं? आप मुझे ऐसे कंपनी से निकाल रहे हैं, लेकिन मेरी गलती क्या है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसका सवाल सुनकर निखिल ने उसे जवाब दिया, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी क्या गलती है। कंपनी में किसी नए एम्प्लॉय से कैसे बात करनी चाहिए, ये भी इस कंपनी के एम्प्लॉयज को अब समझाना पड़ेगा क्या? निखिल की बात सुनकर शालिनी पहले ही डर गई थी। उसने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। निखिल ने उसे घूर कर देखा तो शालिनी ने अपनी गर्दन झुकाकर थोड़ा गिड़गिड़ाते हुए आरोही से कहा, आई एम सॉरी मिस, मुझे गलतफहमी हो गई थी। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना कहकर उसने निखिल की तरफ देखा और बोली, प्लीज सर, मुझे जॉब से मत निकालिए। आप जानते हैं मैं कितने टाइम से यहां पर काम कर रही हूं। अगर आप मुझे ऐसे जॉब से निकाल देंगे तो ये मेरे करियर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, प्लीज सर। उसकी बात सुनकर निखिल ने उसके चेहरे को गौर से देखा और थोड़ी तेज आवाज में बोला, मिस शालिनी, ये आखिरी वार्निंग है। आपके लिए आपसे कोई भी गलती हुई तो याद रखना, ऐसी कोई गलती बिल्कुल माफ नहीं की जाएगी। यह आपकी आखिरी गलती है इस कंपनी में, समझ गई? यह सुनकर शालिनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। निखिल ने अंकित की तरफ देखकर आरोही की और इशारा कर बोला, इन्हें मेरे केबिन में लेकर आओ। इतना कहते हुए वह अपने कमरे की तरफ चला गया। अंकित भी उसके पीछे आते हुए आरोही को अंदर आने के लिए बोलकर उसके पीछे चला गया। आरोही भी वहां से आगे जा ही रही थी कि तभी उसके कानों में शालिनी की धीमी लेकिन गुस्से से भरी आवाज पड़ी, यह मत सोचना कि तुमने आते ही इस कंपनी में जो मेरी बेइज्जती करवाई है उसके बाद तुम यहां पर ज्यादा दिन टिक पाओगी। इस बेइज्जती का बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। इतना कहकर शालिनी ने गुस्से से आरोही की आंखों में देखा
और वहां से वापस चली गई। दूसरी तरफ अमन अदिति के घर से निकलकर सीधा एडवोकेट गुप्ता के ऑफिस पहुंचा। एडवोकेट गुप्ता अपने ऑफिस में बैठे हुए कुछ फाइल देख रहे थे। देखने से पता चल रहा था कि वो बहुत व्यस्त हैं। अमन ने जैसे ही उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया, एडवोकेट गुप्ता ने बिना उस इंसान पर कोई ध्यान दिए उसे अंदर आने के लिए कहा। एडवोकेट गुप्ता अपने काम में व्यस्त थे। उन्हें लगा कि शायद उनका असिस्टेंट होगा, लेकिन जब उन्हें काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने अपना सर उठाकर ऊपर देखते हुए कहा, बोलो रवि, क्या हुआ? इतना कहकर वो चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा उनके सामने की कुर्सी पर अमन बैठा हुआ था और उन्हें ही देखे जा रहा था। अमन को देखते ही एडवोकेट गुप्ता थोड़े से हैरान हुए और उसी हैरानी से बोले, अमन, तुम यहां क्या कर रहे हो? अमन ने जवाब में उन्हें देखते हुए कहा, आपने जो भी फोन पर कहा था वो मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं समझने के लिए चला आया। अमन का जवाब सुनकर एडवोकेट गुप्ता उसे हैरानी से देखने लगे। उनके मन में इस समय बहुत से सवाल चल रहे थे। वहीं अमन उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे अमन ने उनकी कोई चोरी पकड़ ली थी। एडवोकेट गुप्ता ने जब अमन को खुद को ऐसे देखता देखा तो वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन सही करते हुए बोले, इसमें समझने वाली क्या बात है? मैंने तुमसे कहा कि तुम बैंक जाओ और वहां पर तुम्हारे नाम जो वसीयत है उसके बारे में पता करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी, पैसा, गोल्ड, डायमंड और जो भी चीजें हैं वो कितने हैं। तुम्हारे पास उन सब का हिसाब होना जरूरी है। ये सुनकर अमन ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे कुछ और जानने आया हूं। एडवोकेट गुप्ता ने उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन में पूछा, ऐसा क्या है जो तुम्हें जानने के लिए यहां आना पड़ा? एडवोकेट गुप्ता का सवाल सुनकर अमन बोला, बस सच। एडवोकेट गुप्ता कंफ्यूज होकर बोले, कौन सा सच? अमन ने उनकी आंखों में आंखें डालकर अपने बात करने का लहजा थोड़ा कड़क करते हुए कहा, बस वही सच जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। ये सुनकर एडवोकेट गुप्ता थोड़ा घबरा गए। उनके माथे से पसीना बहकर नीचे आने लगा था। एडवोकेट गुप्ता की ऐसी हालत देखकर अमन को यकीन हो गया कि वो जो कुछ भी सोच रहा है वो बिल्कुल सही था। वही आरोही ने शालिनी की धमकी सुनकर उसकी आंखों में देखा। उसे शालिनी का अपने लिए गुस्सा देखकर अंदर ही अंदर शालिनी की धमकी से थोड़ा डर लगने लगा था। वो कुछ पलों के लिए थोड़ा सहम गई थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस कंपनी में उसका किसी के साथ भी कोई झगड़ा हो जिससे उसकी नौकरी खतरे में आ जाए, लेकिन उसके चाहने से क्या होने वाला था? उसके न चाहते हुए भी उसने कंपनी में आते ही एक नया दुश्मन बना लिया था। आरोही ने शालिनी को वहां से जाते देखकर अपना सर झटका और मिस्टर निखिल धवन के केबिन की तरफ चली गई। आरोही जैसे ही मिस्टर निखिल धवन के कमरे का दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि तभी अंदर से मिस्टर निखिल धवन की आवाज आई, प्लीज कम इन। इस आवाज को सुनकर आरोही ने अपना हाथ नीचे किया और केबिन के अंदर चली गई थी। कमरे के अंदर जाते ही उसकी आंखें केबिन को देखकर फटी की फटी रह गई। उसने कई बार सिद्धार्थ का केबिन देखा था, जो कि दिखने में काफी अच्छा और बड़ा था, लेकिन इस केबिन के सामने तो सिद्धार्थ का केबिन कुछ भी नहीं था। आरोही को लगा था कि इस कंपनी का इंटीरियर बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस केबिन को देखने के बाद उसकी सोच ही बदल गई थी। पूरा केबिन ब्लैक एंड व्हाइट कलर की थीम में बना हुआ था। सामने एक बड़ी सी ब्लैक वर्किंग टेबल थी। उसके दूसरी तरफ व्हाइट कलर की सीईओ की चेयर, जिस पर मिस्टर निखिल धवन किसी राजा की तरह बैठा हुआ था, और उसके बिल्कुल सामने 2 और चेयर रखी हुई थी। बाईं तरफ एक बड़ी सी शीशे की खिड़की जिससे पूरा दिल्ली शहर नजर आ रहा था, और दाईं ओर एक एल शेप सोफा रखा हुआ था। कुल मिलाकर ब्लैक एंड व्हाइट कलर मिलकर इस केबिन को काफी अट्रैक्टिव बना रहे थे। हर चीज वहां पर इतने सलीके से रखी गई थी कि केबिन को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह किसी ऑफिस का कोई केबिन है। आरोही अपने कदमों से धीरे धीरे कंपनी के अंदर आई। मिस्टर निखिल धवन ने एक नजर उसकी तरफ देखा तो जैसे उसके दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ गई। उसने खुद को संभाला, तभी आरोही ने भी केबिन से अपना ध्यान हटाया और मिस्टर निखिल धवन को देखकर उसे ग्रीट किया। मिस्टर निखिल धवन ने भी थोड़ा फॉर्मल होते हुए कहा, मिस प्लीज बैठिए। जो भी आज आपके साथ आज पहले ही दिन इस कंपनी में हुआ उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। मुझे सचमुच इस बात की बहुत शर्मिंदगी है कि मेरे एक एम्प्लॉय की वजह से आपको ऐसी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। उसकी बात सुनकर आरोही ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे उनकी बात से कोई बुरा नहीं लगा। इट्स ओके। ये कहते हुए आरोही के दिल ही दिल में चल रहा था, ओ माय गॉड, इतने बड़े कंपनी के सीईओ की इतनी अच्छी सोच की एक छोटी सी एम्प्लॉय से वो खुद माफी मांग रहे हैं। मिस्टर निखिल धवन की ये सोच देखकर आरोही उससे इंप्रेस हो गई थी। वो जान रही थी कि मिस्टर निखिल धवन चाहे कितने ही आसमान की बुलंदियों पर हैं, लेकिन वो आज भी जमीन से जुड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ आरोही को अपने ही सोच में गुम देखकर मिस्टर निखिल धवन ने अंकित को कुछ इशारा किया।
अंकित ने तुरंत आरोही से पूछा, मिस आप कुछ लेंगी? चाय, कॉफी, ठंडा या और कुछ? ये सुनकर आरोही ने बस अपनी गर्दन नामे हिला दी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी 7 स्टार होटल में बैठी है। तभी मिस्टर निखिल धवन ने कहा, आपको कंपनी कैसी लगी? मिस्टर निखिल धवन ने यह पूछ तो लिया था, लेकिन उसे जल्दी ही यह महसूस हो गया कि उसने गलत सवाल पूछ लिया है। उसने जल्दी से अपनी बात को बदलते हुए कहा, मेरा मतलब आप यहां जॉब करने में कंफर्टेबल तो है ना? उसका सवाल सुनकर आरोही ने थोड़ा मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। आरोही मिस्टर निखिल धवन की हर बात के साथ उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हुए जा रही थी। वही मिस्टर निखिल धवन के दिमाग में कुछ और ही उलझन चल रही थी। उसने मन ही मन कहा, अमन इसको जानता है, लेकिन कैसे? मैं कैसे ये पता करूं कि इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? क्या ये दोनों दोस्त हैं या फिर दोनों? नहीं, ऐसा थोड़ी ही हो सकता है। क्या मुझे इससे सीधे ये पूछना चाहिए? लेकिन ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा और हो सकता है इस बात का ये कुछ और ही मतलब निकाल ले। मिस्टर निखिल धवन बस अपनी इसी सोच में वो भी उलझा हुआ था। दोनों को शांत देखकर अंकित की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। उसने मन ही मन कहा, आखिर निखिल सर को हुआ क्या है? वो करना क्या चाह रहे हैं? अगर इस नई लड़की से उन्हें कुछ पूछना ही नहीं था तो क्यों बुलाया उसे यहां पर? ये निखिल सर भी ना कभी कभी मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। ये सोचकर अंकित मन ही मन सोच में पड़ गया। आरोही को जब मिस्टर निखिल धवन की तरफ से कोई भी अगला सवाल नहीं मिला तो उसने मिस्टर निखिल धवन की तरफ देखकर कहा, सर अगर आपको मुझसे और कुछ नहीं पूछना तो क्या मैं जाऊं? टर्बानियन पीपू मानसे टिपारी सोराना यात्वे पोर्टल मासिया नेचर सो नाना सोरप्रा। मिस्टर निखिल धवन अपनी सोच की नगरी से बाहर आया और अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर उसे जवाब देते हुए बोला, ठीक है मिस आरोही, आप जा सकती हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो। यह कहते हुए मिस्टर निखिल धवन रुक गया। वो कहना तो चाहता था कि वो सीधे उसके पास आ सकती है, लेकिन फिर उसने कुछ सोचकर कहा, तो आप मेरे असिस्टेंट से कह सकती हैं। ये सुनकर आरोही ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर वहां से निकलकर चली गई। उसे जाता देखकर अंकित ने मिस्टर निखिल धवन की तरफ देखा, जिसकी नजरें अभी भी जाती हुई आरोही पर ही टिकी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस मिस्टर निखिल धवन ने आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा, वो आज इस पर इतना मेहरबान क्यों था। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, सर क्या आप मिस आरोही को पहले से जानते हैं? उसका सवाल सुनकर मिस्टर निखिल धवन ने उसकी तरफ देखा और अपना हमेशा वाला एरोगेंट चेहरा उसे दिखाते हुए बोला, अपने काम से काम रखो और हमने इसे अमन के रेफरेंस से रखा है, इसीलिए ध्यान रखना इसका। उसकी बात सुनकर अंकित ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर कहा, जी सर। आरोही मिस्टर निखिल धवन के केबिन से निकलकर जब अपनी जगह पर जाते हुए मिस्टर निखिल धवन के बारे में ही सोच रही थी। पूरे रास्ते भर उसके दिमाग में मिस्टर निखिल धवन ही चल रहा था। वो मिस्टर निखिल धवन के बर्ताव से बहुत खुश थी। वो खुश थी कि उसका इस कंपनी का बॉस ऐसा नहीं है जैसा उसे पिछली कंपनी में मिला था। कंपनी में आज पहला दिन होने की वजह से उसको कोई ज्यादा काम भी नहीं था, इसीलिए उसने जल्दी ही अपना थोड़ा बहुत काम किया और शाम होते ही अपने घर के लिए निकल गई। आज आरोही बहुत ही खुश होकर घर जा रही थी। वही मिस्टर निखिल धवन ने भी अपना सामान पैक किया और वो भी निकल गया। मिस्टर निखिल धवन के दिमाग में आज पूरा दिन आरोही ही चल रही थी। ये वही लड़की थी जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था। वो खुश था कि आखिर आज उसकी तलाश पूरी हो गई थी। अब सिर्फ उसे उसके बारे में सब कुछ पता करने की जरूरत थी। कहीं ना कहीं उसे ये डर भी था कि कहीं आरोही और अमन के बीच कोई ऐसा रिश्ता न हो जो वो सोच भी नहीं पा रहा है। इसी सब के बारे में सोचते हुए मिस्टर निखिल धवन अपने ऑफिस से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अमन एडवोकेट गुप्ता से अपनी बातें पूरी करने के बाद उनके ऑफिस से निकलकर खाली सड़क पर पैदल ही चल रहा था। उसने कोई टैक्सी भी नहीं ली थी क्योंकि वो अपने मन ही मन उन बातों को सोचे जा रहा था। वो अपने परिवार से काफी सालों से दूर था, इसीलिए नहीं जानता था कि उसके परिवार में उसके जाने के बाद क्या हुआ और क्या नहीं। वो मन ही मन सोच रहा था कि न जाने हालात कब इतने बिगड़ गए। ऐसा क्या हुआ होगा उसके परिवार में उसके घर से चले जाने के बाद। एडवोकेट गुप्ता से आज कुछ बातों का पता चलने के बाद अमन थोड़ा परेशान हो गया था। वो जब चलते चलते जब थक गया तो एक खाली फुटपाथ पर बैठ गया। उसने देखा कि यहां पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। शाम होने की वजह से इक्का दुक्का लोग ही वहां पर आ रहे थे। अमन कुछ देर वहां पर बैठकर कुछ सोचता रहा कि तभी उसके पास आकर एक कार रुकी। उस कार में से कोई बाहर आया और अमन के बिल्कुल बगल में बैठ गया। अमन ने जब अपने बगल में किसी को महसूस किया तो उसने उसकी तरफ देखा तो वो उस शख्स को वहां देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया। मिस्टर निखिल धवन भी अपने ऑफिस से निकल चुका था। वह अक्सर खुद ही कार ड्राइव करता था।
वो जब ड्राइव करते हुए एक फुटपाथ से मुड़ा कि तभी उसे फुटपाथ पर एक जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया। उस चेहरे को ध्यान से देखते हुए मिस्टर निखिल धवन ने अपनी कार उस तरफ बढ़ा दी। फुटपाथ पर बैठा वह आदमी इतना अपनी सोच में गुम था कि उसे पता भी नहीं चला कि कब मिस्टर निखिल धवन की कार आकर उसके पास खड़ी हो गई। मिस्टर निखिल धवन कार से उतरकर उसके सामने खड़ा हुआ, लेकिन अमन अभी भी अपनी सोच में ही कहीं गुम था। तभी मिस्टर निखिल धवन ने उसके बगल में बैठते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर निखिल धवन के स्पर्श से अमन का ध्यान टूटा और उसने अपनी गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा तो वहां मिस्टर निखिल धवन उसके पास बैठा हुआ था। मिस्टर निखिल धवन को अचानक वहां देखकर अमन थोड़ा सा चौंक गया। उसकी आंखों के सवाल मिस्टर निखिल धवन ने पढ़ लिए थे, इसीलिए वह उसे जवाब देते हुए बोला, मैं यहां से गुजर रहा था, तभी मुझे तुम दिखाई दिए। तुम इतनी गहरी सोच में थे कि तुम्हें मेरे आने तक का पता नहीं चला। अमन को थोड़ा छेड़ते हुए मिस्टर निखिल धवन बोले, क्यों भाई, किसके ख्यालों में इतना गुम हो? मिस्टर निखिल धवन ने अमन के कंधे को थपथपाकर ये सवाल पूछा तो अमन ने भी एक गहरी सांस ली और बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही। मिस्टर निखिल धवन ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम हमें अपने बारे में नहीं बताना चाहते तो, लेकिन मैंने पहले भी कहा है और अब मैं दोबारा कहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये सुनकर अमन थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। मिस्टर निखिल धवन ने कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं, रात होने वाली है और यहां तुम्हें कोई टैक्सी या ऑटो मिलेगा भी नहीं घर जाने के लिए। ये सुनकर अमन ने बिना उसकी तरफ देखे एक ठंडा सा जवाब दिया, अभी घर नहीं जाना। उसकी बात सुनकर मिस्टर निखिल धवन ने भी कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिलाई और कुछ याद करते हुए बोला, वैसे मैंने उस लड़की, हाँ क्या नाम था उसका, हाँ आरोही, मैं उस लड़की से आज ऑफिस में मिला। ये सुनकर अमन ने उसकी तरफ देखा। मिस्टर निखिल धवन मन ही मन ये जानना चाहता था कि उन दोनों के बीच कौन सा रिश्ता था। कहीं उन दोनों के बीच कोई ऐसा रिश्ता तो नहीं था जो मिस्टर निखिल धवन को दर्द देने वाला था, लेकिन मिस्टर निखिल धवन उससे ये सीधे सीधे नहीं पूछ सकता था, इसलिए उसने बस उसका नाम बीच में लाया ताकि अमन खुद से उसके बारे में कोई बात करे, लेकिन अमन ने उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। तभी मिस्टर निखिल धवन ने दोबारा उसका नाम लिया, अमन। अमन ने तुरंत कहा, हाँ जितना मैं उसे जानता हूं वो तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। ये सुनकर मिस्टर निखिल धवन ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने सवाल का जवाब अमन से कैसे लें। उसने एक बार फिर से कोशिश करते हुए कहा, अमन तुम उस लड़की को कैसे जानते हो? ये सुनकर अमन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो इस सवाल का जवाब अभी देना नहीं चाहता था। वो अभी आरोही और अपने बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहता था। मिस्टर निखिल धवन का सवाल सुनकर अमन ने बात बदलते हुए कहा, तुम कह रहे थे ना मुझे घर छोड़ने के बारे में, चलो चलते हैं। कहते हुए वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और मिस्टर निखिल धवन की कार की तरफ बढ़ गया। उसे जाते देख अब मिस्टर निखिल धवन के पास भी कोई चारा नहीं बचा था। वो भी वहां से उठा और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में मिस्टर निखिल धवन की कार हवा से बातें कर रही थी। मिस्टर निखिल धवन ने कार चलाते हुए ही पूछा, वैसे तुम आजकल रहते कहाँ हो? मिस्टर निखिल धवन का सवाल सुनते ही अमन को याद आया कि वह तो अभी अदिति के घर पर रह रहा है और वो इस समय मिस्टर निखिल धवन को अदिति या आरोही के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। ये ख्याल दिमाग में आते ही उसने मिस्टर निखिल धवन से कहा, तुम सिर्फ कार चलाते रहो, मैं बता दूंगा हमें कहां पर रुकना है। मिस्टर निखिल धवन ने भी ज्यादा सवाल जवाब न करते हुए बस जैसे अमन कह रहा था ऐसे ही कार चलाने लगा। कार जब एक सुनसान और थोड़े अंधियारे रास्ते पर पहुंची तो मिस्टर निखिल धवन ने चारों तरफ देखते हुए कहा, तुम यहां रहते हो क्या? लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यह कहते हुए मिस्टर निखिल धवन ने कार रोक दी। अमन ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो मिस्टर निखिल धवन का ध्यान उसकी तरफ गया। उसने देखा कि अमन कार से उतरकर दरवाजा बंद कर चुका है। मिस्टर निखिल धवन को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। अमन बोला, वो मुझे बस यहीं तक आना था, तुमने मेरी मदद की उसके लिए शुक्रिया। आगे मुझे मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा और अगर तुम्हें मुझसे कोई काम हो तो तुम भी मुझे फोन कर सकते हो। इतने में मिस्टर निखिल धवन अमन को कोई जवाब दे पाता। अमन वहां से गायब हो चुका था। उस रास्ते पर अंधेरा होने की वजह से मिस्टर निखिल धवन को कुछ समझ नहीं आया कि अमन कहाँ गया। इतने में वो अपनी सीट बेल्ट खोलकर कार से बाहर आया। इतने में ही अमन वहां से गायब हो चुका था। मिस्टर निखिल धवन ने खुद से ही बातें करते हुए कहा, पता नहीं ये अमन क्या करता रहता है, क्या यह सच में यहां रहता है? मिस्टर निखिल धवन को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो वापस अपनी गाड़ी में बैठा और निकल गया। वहीं कुछ दूरी पर अमन छिपा हुआ था। वह मिस्टर निखिल धवन के जाते ही बाहर आया और खुद से ही बोला, सॉरी मिस्टर निखिल धवन, लेकिन मैं अपने बारे में किसी को भी नहीं बता सकता, तुम्हें भी नहीं। यह कहते हुए अमन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे।
वो बस मिस्टर निखिल धवन की जाती हुई कार को देख रहा था। दूसरी तरफ शालिनी देर रात घर लौटी। उसने ड्रिंक कर रखी थी। वो आज इतना गुस्से में थी कि आज उसने अपना सारा गुस्सा शराब पर निकाला था। उसे लगता था कि उसे उस कंपनी से कोई भी बाहर नहीं कर सकता है, लेकिन उसका ये भ्रम आज एक कल की आई लड़की ने तोड़ दिया था। वह इस बात को सहन नहीं कर पा रही थी। ऑफिस से निकलकर वह सीधे क्लब चली गई और वहां पर उसने जितना हो सकता था उतनी शराब पी। यहां तक उसे वापस आने के लिए भी उसके दोस्तों ने उसकी मदद की थी। शालिनी ने जैसे तैसे अपने फ्लैट का दरवाजा खोला और अंदर आई। उसने अभी भी हील्स पहनी हुई थीं। वह अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालते हुए इधर उधर चले जा रही थी कि तभी उसका पैर आगे रखे कारपेट ने उलझा और वो उससे उलझकर गिरने ही वाली थी कि तभी किसी की मजबूत बाहों ने उसकी कमर को कस लिया। शालिनी नशे में थी, लेकिन उसे इतना होश था कि उसे किसी ने पकड़ लिया है। अपनी कमर पर किसी के हाथों की पकड़ महसूस कर उसने उस आदमी की तरफ देखा, लेकिन घर में अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उस आदमी की सांसों की आवाज शालिनी के कानों में पड़ी। शालिनी ने महसूस किया कि उस आदमी के हाथ उसकी कमर पर घूम रहे हैं। शालिनी इस छुअन को बहुत अच्छे से पहचानती थी। उसने भी उस आदमी की कमर को कसकर पकड़ लिया। तभी उस आदमी ने शालिनी की गर्दन से उसके बालों को पीछे करते हुए उसकी गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। शालिनी भी इसका बिल्कुल विरोध नहीं किया और उसने भी उस आदमी को अपनी बाहों में कसना शुरू कर दिया। वह आदमी लगातार उसकी गर्दन से होते हुए उसके गालों और फिर उसके होठों को चूम रहा था। शालिनी भी इसमें उसका पूरा साथ दे रही थी। नशे की वजह से शालिनी और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। तभी उस आदमी की भारी आवाज शालिनी के कानों में पड़ी। उसने कहा, तुमने शराब पी है। ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें शराब पीने की जरूरत पड़ गई? यह सुनते ही शालिनी उसके होठों के करीब गई और उसके होठों को चूमते हुए ही अपने होठों से काटा, जिससे उस आदमी ने अचानक से उससे थोड़ी सी दूरी बना ली। उसे खुद से दूरी बनाता देख शालिनी ने एक बार फिर से उसे उसके शर्ट के कॉलर से पकड़ा और अपनी तरफ खींचकर फिर से उसे चूमकर बोली, किसी ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है आज, इसलिए मैंने पी ली। यह सुनकर उस आदमी ने उसकी कमर को फिर से अपनी बाहों में कसा और उसे अपनी गोद में उठाकर अंदर की तरफ ले जाते हुए बोला, इतनी हिम्मत किसकी हो गई इस दिल्ली में कि उसने ईगल गैंग के हेड की गर्लफ्रेंड को गुस्सा दिलाया? नाम बताओ बस एक बार तुम उसका। उसे इस शहर से तो क्या दुनिया से उठवा देंगे। यह सुनकर शालिनी मुस्कुराई और उसकी गोद से उतरकर उससे थोड़ा दूर हो गई। उसने अंधेरे में ही अपने हाथों को घुमाया और लाइट का स्विच ऑन कर दिया। लाइट ऑन होते ही सामने खड़े 6 फीट के लंबे चौड़े हैंडसम आदमी ने शालिनी का हाथ पकड़कर एक बार फिर से उसे अपनी तरफ खींचा और शालिनी को बाहों में भरकर दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर आए बालों को हटाते हुए बोला, क्या हुआ? तुम कुछ नाराज लग रही हो। मैं सिर्फ 1 महीने के लिए बाहर था और तुम मुझे इस 1 महीने में ही बदली बदली सी लग रही हो। यह सुनकर शालिनी ने उसे घूर कर देखा और बोली, राघव, एक तो तुम 1 हफ्ते के लिए बोलकर 1 महीने के लिए गायब हो गए और अब ऊपर से मुझसे ही पूछ रहे हो कि क्या हुआ। यह सुनकर राघव ने कहा, वो तो मेरी शालिनी मुझसे नाराज है। यह सुनकर शालिनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, तो क्या अब मुझे नाराज भी नहीं होना चाहिए? तुम्हारी तरह अगर मैं करूं तो, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी उस आदमी ने शालिनी का हाथ पकड़कर उसकी कमर से लगाते हुए कहा, सोचना भी मत, भूलो मत कि मैं कौन हूं। अगर मैं किसी को इस शहर से और इस दुनिया से गायब करा सकता हूं तो मैं तुम्हारे साथ भी कुछ भी करते हुए कोई डर नहीं लगेगा। यह सुनकर शालिनी ने कसमसा कर अपना हाथ उससे छुड़ाया और बोली, बहुत दिल्ली शहर पर अपना राज दिखाते रहते हो ना। आज तुम्हारे होते हुए भी कल की आई उस लड़की ने मेरा कंपनी में मजाक बनाकर रख दिया है। यहां तक कि आज उसकी वजह से मेरी जॉब जाते जाते बची है। अपने आप को दिल्ली का राजा कहते हो ना। मैं तो तुम्हें तब मानूं जब तुम इस लड़की से मेरे लिए बदला लो। यह सुनकर राघव ने कहा, ठीक है, हो जाएगा, बस उसका नाम और मुझे वो कहाँ मिलेगी यह बता दो। यह सुनकर शालिनी ने जवाब देते हुए कहा, आरोही नाम है उसका और आज ही उसने मेरी ही कंपनी में न्यू ज्वाइन किया है। अमन के दिमाग में अभी भी एडवोकेट गुप्ता की बातें ही घूम रही थीं। वो सुनसान सड़क पर थोड़ी ही दूरी पैदल चला था कि तभी एक लग्जरी कार उसके पास आकर रुकी। अचानक उस कार का पीछे का दरवाजा खुला और अमन उसमें बैठकर चला गया। दूसरी तरफ अदिति के घर पर अदिति और आरोही लिविंग रूम में बैठी आरोही की नई जॉब के बारे में बातें कर रही थी। उन्होंने जब अमन को अंदर आते हुए देखा तो अदिति ने उसे देखते ही कहा, तुम इतनी देर तक कहाँ थे? अभी तो तुम्हारे पास कोई जॉब भी नहीं है तो फिर? अदिति का ये सवाल सुनकर अमन ने एक नजर आरोही की तरफ देखा और मन ही मन कुछ बहाना सोचते हुए बोला, वो मैं जॉब के लिए आज कई नई जगह पर इंटरव्यू देने गया था तो थोड़ा लेट हो गया।
यह सुनकर अदिति ने मुंह बनाकर उससे नजरें हटा लीं, लेकिन आरोही अभी भी उसे देख रही थी। आरोही देख पा रही थी कि वो कुछ परेशान है और उसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही है। वो बिना आगे कोई बात किए अपने रूम की तरफ चला गया। अंदर जाकर भी वह उन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था। वो चाहकर भी उन बातों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। एडवोकेट गुप्ता की बातों को याद करते हुए वह एक गहरी सोच में चला गया। उसे एडवोकेट गुप्ता की बातें फिर से याद आने लगी थीं। एडवोकेट गुप्ता के ऑफिस में अमन एडवोकेट गुप्ता के बिल्कुल सामने बैठा था और उन्हें सवालिया नजरों से घूरे जा रहा था। एडवोकेट गुप्ता उसे देखकर समझ गए थे कि अब वह बिना अपने सवालों का जवाब लिए कहीं पर भी नहीं जाएगा। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, आखिर क्या जानना चाहते हो तुम? अमन ने तुरंत उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, बस यही कि आपने मुझसे जो कुछ कहा वो आखिर क्यों कहा? एडवोकेट गुप्ता ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए वो अपनी जगह पर फिर से बैठ गए और वहां रखा हुआ पानी का गिलास एक सांस में खत्म कर दिया। अमन देख पा रहा था कि उनके चेहरे पर घबराहट है, लेकिन वह घबराहट का कारण जानना चाहता था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। गिलास का सारा पानी एक सांस में खत्म करने के बाद एडवोकेट गुप्ता ने अमन की तरफ देखकर कहा, तुम अपनी मां के बारे में क्या जानते हो? सवाल सुनकर अमन एडवोकेट गुप्ता की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे वह जानना चाह रहा था कि एडवोकेट गुप्ता क्या कहना चाह रहे हैं। वो उनकी आंखों में इस बात का जवाब ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था। एडवोकेट गुप्ता ने अपना सवाल दोबारा से दोहराते हुए कहा, कुछ तो याद होगा। यह सुनकर अमन ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, हाँ, बहुत धुंधली सी यादें हैं मेरे दिमाग में मेरी माँ की, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ये सुनकर एडवोकेट गुप्ता ने कहा, आज मैं तुम्हारी माँ के बारे में कुछ ऐसा बताता हूं जो तुम नहीं जानते। ये सुनकर अमन उनके कुछ आगे कहने का इंतजार करने लगा। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी माँ एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार की बेटी थी। यह सुनकर अमन ने उनकी तरफ ऐसे देखा जैसे वह इंतजार नहीं कर पा रहा था एडवोकेट गुप्ता के आगे कुछ कहने का। एडवोकेट गुप्ता ने भी बिना रुके अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, वो बहुत ही बड़े और प्रतिष्ठित परिवार से थीं। समाज में उनके परिवार के नाम का दबदबा था। यह सुनकर अमन ने अपनी गर्दन हिलाई। एडवोकेट गुप्ता कुछ याद करते हुए, वो एक ऐसी औरत थीं जो साधारण नहीं थी। उनके अंदर हर तरह का टैलेंट कूट कूट कर भरा था। खूबसूरती के साथ साथ वो बहुत अच्छी लड़ाका थीं। अपने समय में उन्होंने कई महारथियों को धूल चटाई थी और उनकी इसी खासियत की वजह से उनके बहुत से दुश्मन भी थे। ये सब सुनकर अमन ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बात से आज का क्या लेना देना है? यह तो बहुत सालों पुरानी बात है ना। ये सुनकर एडवोकेट गुप्ता ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर दुश्मनी को समय रहते खत्म ना किया जाए तो वो और भी गहरी होती जाती है। अमन ने उनकी तरफ देखा और बोला, मतलब? एडवोकेट गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे परिवार की जितने लोगों से दुश्मनी थी वो लोग आज भी जिंदा हैं। किसी को तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए तो, किसी को तुम्हारी जान। जब तक तुम्हारे खानदान का आखिरी कोई भी जिंदा है, समझो ये दुश्मनी भी जिंदा ही रहेगी। उनकी बात सुनकर अमन अपनी जगह से खड़ा हुआ और कुछ कदम चलकर बोला, आपका मतलब कि वह लोग मुझे ढूंढ रहे हैं? ये सुनकर एडवोकेट गुप्ता ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, न जाने कैसे उन्हें पता चल गया कि मैं इस समय यहाँ दिल्ली में ही हूं। मैं हमेशा से तुम्हारा फैमिली एडवोकेट रहा हूं, यहां तक कि मुझसे पहले मेरे पिता भी तुम्हारे परिवार वालों के लिए काम करते थे, इसीलिए उन लोगों को अब मेरी तलाश है। उनकी बात पूरी होते ही अमन ने कहा, क्या इसका मतलब यह है कि आपकी जान को खतरा है? एडवोकेट गुप्ता ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर कहा, हाँ, तुम ये कह सकते हो, ऐसा ही है, लेकिन मुझे अपनी जान के लिए बिल्कुल डर नहीं है। मुझे इस समय सिर्फ तुम्हारी चिंता है। मैंने तुम्हारे परिवार से वादा किया था कि जब तक मैं हूं तुम पर कोई आंच भी नहीं आने दूंगा। एडवोकेट गुप्ता की बातों का जवाब देते हुए अमन ने कहा, तभी आप ये चाहते थे कि मैं बैंक जाऊं और उस वसीयत में क्या क्या कैसे लिखा है, मेरी प्रॉपर्टी और मुझसे जुड़ी हुई सारी चीजें कहाँ है, कैसे है, ये सब मुझे पता हो, ताकि आप चैन की मौत मर सकें। उसकी बात सुनकर एडवोकेट गुप्ता ने उसकी तरफ थोड़ा हैरानी से देखा। अमन यह बात ऐसे कह रहा था जैसे वह बाजार से सब्जी लाने की बात कर रहा हो। थोड़ी देर इसी सोच में गुम रहने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। अमन मुस्कुराया और उनके पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप और आपका परिवार सालों से हमारे लिए वफादार रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कुछ भी नहीं होगा। अब से हमेशा मेरे आदमी आपके आसपास रहेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए। ये सब सुनकर उन्हें मन ही मन इस बात की खुशी हुई कि अमन उनके बारे में इतना सब कुछ सोच रहा है। एडवोकेट गुप्ता ने इन सब बातों के बाद फिर से कहा,
लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम अपनी वसीयत के बारे में सब जान लो, ताकि कोई चाहकर भी तुम्हारा फायदा न उठा सके। यह सुनकर अमन ने कुछ देर सोचा और अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, हर चीज का एक समय होता है, और जब मुझे लगेगा कि वह समय आ गया है तो मैं जरूर उस वसीयत के बारे में भी सब कुछ जान लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ अपना ध्यान रखें, और अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको मेरी जरूरत है तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। यह सुनकर एडवोकेट गुप्ता ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अमन अब उस फ्लैशबैक से वापस प्रेजेंट में अपने कमरे में अपने बेड पर बैठा अभी भी इन्हीं बातों के बारे में सोचे जा रहा था। काफी देर तक एडवोकेट गुप्ता की बातों को याद करते हुए उसे नींद आ गई और उसे पता भी नहीं चला। दूसरी तरफ अदिति के कमरे में अदिति गहरी नींद में खर्राटे ले रही थी और आरोही, जो कि अदिति के बगल में ही लेटी हुई थी, बार बार करवटें बदल रही थी। लाख चाहने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। हार थककर जब उसे नींद नहीं आई तो वह अपने बेड से उठी। उसने देखा कि अदिति गहरी नींद में है, इसीलिए वो उसे परेशान न करते हुए धीरे से बेड से उठी और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। न जाने क्यों आज अमन के चेहरे पर थकावट देखकर आरोही अपनी सारी थकावट भूल गई थी। उसे मन ही मन अमन की थोड़ी चिंता हो रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर अमन को क्या हुआ है, लेकिन वह इस बारे में उससे सीधे कुछ भी नहीं पूछ सकती थी। उसने बाहर आकर देखा कि अमन के कमरे की लाइट ऑन है। उसने लिविंग रूम में रखे जग से एक गिलास में पानी लिया और पिया, लेकिन बार बार उसका ध्यान अमन के कमरे की जली लाइट पर ही जा रहा था। आरोही ने मन ही मन कहा, क्या अमन सच बोल रहा है? क्या वो सच में जॉब के लिए गया था या फिर कोई और बात है? यह सोचकर उसके कदम कब अमन के कमरे की तरफ बढ़ गए उसे पता भी नहीं चला। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह खुद को नहीं रोक पाई और उसने धीरे से अमन के कमरे का दरवाजा खोलकर उसके अंदर झांक लिया। कमरे में उसने देखा कि अमन सो रहा है। उसने एक तकिए को अपनी बाहों में लगाया था। आरोही अमन को सोता हुआ देख रही थी। तभी उसके कदम अचानक से वहां रुक गए। जब उसे ख्याल आया कि कहीं अमन ज्यादा हुआ न हो और उसने उसकी बातें सुन ली हो तो क्या होगा, उसने मन ही मन खुद से बातें करते हुए कहा, क्या सच में अमन ज्यादा हुआ था? क्या इसने मेरी बात सुन ली? आरोही ने मन ही मन इन बातों को सोचते हुए उसकी तरफ पलटकर देखा तो अमन अभी भी सोया हुआ था। उसने नींद में ही आरोही के हाथ को लेकर अपने हाथ के नीचे दबा रखा था। यह देखकर आरोही मुस्कुराई। उसने अपना दूसरा हाथ अमन के बालों पर फेरा तो जैसे उसके मन में उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। एक समय था जब वो ऐसे ही उसके हाथ को अपने सर के नीचे लगाकर छोटे बच्चे की तरह सो जाता था और आरोही उसके बालों में ऐसे ही हाथ घुमाती रहती थी। एक बार फिर से यह सब बातें याद करते हुए आरोही की आंखें नम हो चली थीं। उसने मन ही मन खुद से बातें करते हुए कहा, पता नहीं अमन, कहाँ चले गए वो दिन? क्या वो दिन कभी वापस लौट कर आएंगे? तुम प्लीज पहले जैसे हो जाओ प्लीज। तभी आरोही के कानों में अमन की आवाज गूंजी आ रही। आरोही की आवाज कानों में पड़ते ही अमन हैरान हो गया। उसने हैरान परेशान होकर आरोही की तरफ देखा तो वह अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। यह देखकर आरोही ने गहरी सांस ली और खुद में ही बोली, शुक्र है भगवान का, नींद में मेरा नाम ले रहा है। मुझे तो लगा था मैं गई, लेकिन अब मुझे यहां से जाना चाहिए। अगर यह उठ गया तो सच में कोई गड़बड़ ना हो जाए। यह कहते हुए आरोही ने अपने हाथ से धीरे से उसका हाथ हटाया और कमरे से निकलकर वापस चली गई। वो जब अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि अदिति अभी भी सोई हुई है। वो धीरे धीरे कदमों से अंदर गई और अदिति के पास जाकर चुपचाप लेट गई। तभी उसके कानों में अदिति की आवाज गई, मिलाई अपने पति से। ये सुनकर आरोही ने हैरानी से आंखें बंद किए लेटी अदिति को देखा। अदिति ने ताना मारते हुए आगे कहा, अगर उसी के पास रहना था तो चली जाओ, मैं कौन सा तुमसे मना कर दूंगी। आखिर तुम उसकी असली पत्नी हो, मैं कौन होती हूं तुम्हें कुछ कहने वाली। यह सुनकर आरोही की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसे लगा कि अदिति सो रही है। आरोही ने धीरे से कहा, तुम जाग रही थी? तुम कब? अदिति ने उसकी बात काटकर जवाब देते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि मैं कब जागी। तुम बात बदलने की कोशिश मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। आरोही जानती थी कि अदिति उसे बात बदलने नहीं देगी, इसीलिए उसने जल्दी से कंबल अपने मुंह पर ढका और बोली, मुझे नींद आ रही है, प्लीज सो जाओ। यह कहकर आरोही करवट बदलकर सोने की एक्टिंग करने लगी। अदिति जानती थी कि आरोही सिर्फ नाटक कर रही है, लेकिन फिर भी उसने उससे कुछ नहीं कहा और ऐसे ही वो भी कंबल ओढ़कर सो गई। अगली सुबह आरोही अपने ऑफिस पहुंची और अपनी टेबल पर बैठकर अपना काम करने लगी। मिस्टर निखिल धवन, जो सुबह जल्दी आकर आरोही का ही इंतजार कर रहा था, उसने जब अपने लैपटॉप में चल रहे सीसीटीवी कैमरा में देखा कि आरोही ऑफिस आ चुकी है तो यह देख वो मुस्कुराया और बोला, तो फाइनली तुम आ ही गई मेरे पास। अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगा। यह कहते हुए उसने अपनी टेबल पर रखा फोन उठाया और कॉल करते हुए बोला, अंकित, कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ से आवाज आई,
जी बॉस, मैं बस ऑन द वे हूं, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मिस्टर निखिल धवन ने लैपटॉप स्क्रीन में आरोही को देखते हुए कहा, मैंने तुमसे इस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहा था, क्या तुमने पता लगा लिया? उसकी बात सुनकर अंकित जवाब देते हुए बोला, बॉस अभी मैं रास्ते में ही हूं, आकर बताता हूं आपको। इस लड़की के बारे में बहुत कुछ अजीब है। अंकित की बात सुनकर मिस्टर निखिल धवन ने तुरंत फोन रख दिया। वो मन ही मन अंकित की बातों के बारे में सोचने लगा। दूसरी तरफ अमन का फोन बजा। उसने अपना फोन उठाकर देखा और फोन को कान से लगाते हुए बोला, हाँ बोलो, क्या हुआ? फोन पर दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस, कोई है जो लेडी बॉस के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। आरोही का नाम सुनकर अमन की भौहें तन रहीं। उसने अपना ध्यान पूरी तरह से फोन पर करते हुए ठंडे लहजे में कहा, कौन है वो? ये सुनकर दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस अभी उस इंसान के बारे में ज्यादा तो पता नहीं लगा है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वह कोई प्राइवेट एजेंट है। हो ना हो किसी ने लेडी बॉस की पूरी खोज खबर निकालने के लिए उसे हायर किया है। यह सुनकर अमन हैरानी से बोला, कौन है ये? पता लगाओ उस इंसान के बारे में जो मेरी आरोही तक पहुंचना चाहता है, और हाथ जल्दी से जल्दी पता करके बताओ मुझे। यह सुनकर दूसरी तरफ के आदमी ने हामी भरी। अमन ने कुछ याद करते हुए कहा, किसी भी कीमत पर आरोही के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर उस आदमी ने हाँ कर फोन रख दिया। अमन ने फोन कान से हटाते हुए खुद से ही बातें करते हुए कहा, अब यह नया कौन है जिसे आरोही के बारे में जानने में इतनी दिलचस्पी है? वहीं दूसरी तरफ अंकित ऑफिस पहुंचा तो उसने मिस्टर निखिल धवन को देखकर कहा, बॉस, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मिस्टर निखिल धवन जो अंकित की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गया था। अंकित का जवाब सुनकर उसने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की दिखने में सिंपल सी है, फिर भी तुम इसके बारे में कोई खबर नहीं ला पाए, ये कैसे मुमकिन है? कुछ देर सोचकर मिस्टर निखिल धवन दोबारा बोला, अच्छा ये इससे पहले कहाँ जॉब करती थी, ये तो पता चला होगा। ये सुनकर अंकित ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, हाँ सर, यह लड़की पहले स्टार रियल्टर्स कंपनी में काम करती थी, लेकिन उससे ज्यादा उसके बारे में और कुछ भी पता नहीं लग पाया है, क्योंकि वो कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और उसका सीईओ सिद्धार्थ मल्होत्रा भी गायब है। यह सुनकर मिस्टर निखिल धवन ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, यह सब कुछ अजीब नहीं है? फिर कुछ देर रुककर दोबारा बोला, अच्छा यह रहती कहाँ है? यह सुनकर अंकित ने जवाब देते हुए कहा, यह अपनी दोस्त अदिति के घर पर रह रही है अभी कुछ दिनों से। सुनने में आया है इसके परिवार वालों ने इसे घर से निकाल दिया है। मिस्टर निखिल धवन ने अपना निचला होंठ अपने दांतों तले दबाते हुए कहा, घर से निकाल दिया? इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग है ये लड़की, लेकिन कुछ पता चला इसके परिवार ने इसे घर से क्यों निकाल दिया? अंकित ने उसकी बात सुनकर एक बार फिर से अपनी गर्दन झुका ली। मिस्टर निखिल धवन ने उसका रिएक्शन देखकर थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा, अंकित यह सब क्या है? तुम्हें आज तक किसी की भी खबर निकालने में इतना टाइम नहीं लगा, फिर इस लड़की की खबर निकालने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? उसका सवाल सुनकर अंकित ने कहा, सर वो इसलिए क्योंकि आज तक आपने जिसकी भी खबर निकालने के लिए कहा था वो आम लोग थे। मिस्टर निखिल धवन ने जवाब देते हुए कहा, इसका क्या मतलब है? ये किसी और प्लेनेट से नहीं आई, ये भी एक साधारण सी लड़की है। अगर इतनी खास होती तो तुम्हें क्या लगता है कि यह इतने दिनों तक स्टार रियल्टर्स कंपनी में काम करती और अब देखो ये यहाँ जॉब कर रही है? इससे ही पता चलता है कि यह लड़की साधारण है। अंकित ने कहा, सर कुछ तो बहुत अजीब है इसके बारे में। यह साधारण है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी पता लगाना जैसे नामुमकिन सा है। कोई तो है जो इसकी असलियत किसी को पता नहीं चलने देना चाहता, कोई तो है जो इसके बारे में मेरे आदमियों को पता लगने से रोक रहा है। ये सारी बात सुनकर मिस्टर निखिल धवन मन ही मन कुछ सोचने लगा और एक गहरी सोच में चला गया। वहीं दूसरी तरफ शालिनी अभी अभी ऑफिस आई थी। जैसे ही उसकी नजर अपने टेबल पर बैठी हुई आरोही पर पड़ी, शालिनी को अपनी कल हुई बेइज्जती फिर से याद आ गई। वह गुस्से से उसे घूरते हुए अपने केबिन की तरफ चली गई। आरोही ने भी उसे देख लिया था, लेकिन जानबूझकर उसे इग्नोर कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसके साथ आज फिर कोई भी पंगा हो, इसलिए वह चुपचाप अपने काम में लगी रही। वहीं दूसरी तरफ शालिनी जब अपने केबिन में पहुंची तो उसने अपना फोन उठाकर जल्दी से किसी को फोन लगाया और बोली, हेलो राघव, वो लड़की ऑफिस आई है। ये सुनकर दूसरी तरफ से राघव ने कहा, ठीक है, तुम उस पर नजर रखना और वह जब भी ऑफिस से निकले तो मुझे फोन कर देना। इतना कहकर राघव ने फोन काट दिया। राघव की बात सुनकर शालिनी मन ही मन खुश हो गई। खुशी से उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने दूर बैठी आरोही को देखकर कहा, बहुत उड़ रही थी ना कल, मेरी बेइज्जती कराकर? तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? कभी नहीं, कभी भी नहीं।
अगर कल हुई बेइज्जती का बदला मैंने तुमसे नहीं लिया तो मेरा नाम शालिनी नहीं। धीरे धीरे दिन ढल चुका था। आरोही ने भी अपना काम खत्म किया और ऑफिस से निकलने लगी। वो वहां से जा ही रही थी कि तभी उसे एक आवाज आई, रुको। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर शालिनी खड़ी थी। शालिनी को वहां देखकर आरोही मन ही मन बड़बड़ाई, हे भगवान, अब ये मेरे साथ क्या करने की सोच रही है। पता नहीं ये मुसीबत कहां से मेरे सर पड़ गई। उसने मन ही मन शालिनी को कोसा। तब तक शालिनी चलकर उसके पास आ गई थी। शालिनी के चेहरे पर आजकल वाला घमंड नहीं था। वो बड़ी नरमी से बोली, हाँ आरोही, यही नाम है ना तुम्हारा। आरोही ने बस धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। शालिनी ने उसकी तरफ देखकर कहा, कर जो कुछ भी हुआ, मैं उसके बाद तुमसे थोड़ा नाराज तो थी, लेकिन हम एक ही ऑफिस में हैं और ऐसे एक ही ऑफिस में तो यह सब चलता ही रहता है। इसीलिए मैंने जो भी कल किया उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए था। उसकी बात सुनकर आरोही को उसकी नीयत पर थोड़ा शक तो हुआ। फिर उसने सोचा कि हो सकता है शालिनी को सचमुच अपनी गलती रियलाइज हो गई हो। यह सोचकर उसने कहा, इट्स ओके। इतना कहकर आरोही मुड़ी और जाने लगी कि तभी उसके कानों में शालिनी की आवाज पड़ी। शालिनी ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, आरोही, यह फाइल देनी थी तुम्हें। कहते हुए उसने वह फाइल उसकी तरफ बढ़ाई और आगे बोली, मिस्टर निखिल धवन सर को यह फाइल आज ही कंप्लीट चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह तुम्हें पूरी करनी है। उसकी बात सुनकर आरोही ने अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन वर्किंग आवर्स तो खत्म हो चुके हैं ना। शालिनी थोड़ा फ्रेंडली होते हुए कहा, कम ऑन आरोही, तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही हो यार, तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ेगी ना। वैसे ज्यादा काम नहीं है इसमें, मैंने देखी है, थोड़ी ही देर में काम हो जाएगा। यह सुनकर आरोही ने मन ही मन थोड़ी देर कुछ सोचा। वो अदिति के साथ यहां से घर जाने वाली थी, लेकिन अब अगर उसे इस फाइल को पूरा करने में टाइम लगेगा तो वो अदिति के साथ नहीं जा पाएगी। ये सोचकर उसने वह फाइल उसके हाथ से ली और अदिति को एक मैसेज कर दिया कि वह थोड़ा लेट आएगी, अदिति उसका इंतजार न करे, घर चली जाए, वो भी काम खत्म करके जल्दी ही आ जाएगी। आरोही को फाइल का काम पूरा करते हुए करीब 1 घंटे से भी ज्यादा बीत चुका था। काम खत्म करके जब उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के करीब 8 बजने वाले थे। यह देखकर आरोही ने जल्दी जल्दी अपना सामान बैग में डालते हुए कहा, ओह नो, मैं तो कुछ ज्यादा ही लेट हो गई। यह कहते हुए उसने जैसे ही अपना फोन देखा, उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, आज ही सारी मुसीबत होनी थी, एक तो मैं वैसे ही लेट हो गई हूं। उसने अपना बैग पैक किया और जल्दी से कंपनी से निकल गई। कंपनी से बाहर निकलते हुए उसे कोई देख रहा था। शालिनी उसे जाते देखकर मन ही मन मुस्कुराई। उसने किसी को फोन किया और बोली, तुम्हारा काम हो चुका है। आरोही इस समय अकेली यहां से निकली है और जहां तक मुझे पता है उसे लेने भी कोई नहीं आया है। तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सुनने के लिए मैं चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करें। अब ये लिंक न्यू इंटरनेट